भैया रो कहने लगत हैं कि आगे की खेती आगे आगे और पीछे की खेती बड़े भागे। तो आज हम जायद के मौसम की बात कर रहे हैं। जायद में दलहनी और तिलहनी फसलों के विकल्प एवं शस्य प्रबंधन ये विषय पर जानकारी देवे के लाने हमने आमंत्रित करो है डॉक्टर देवेंद्र कुमार पयासी के लाने, जो वैज्ञानिक हैं तिलहन क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में। तो सबसे पहले तो पयासी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जा बताएं कि जायद के मौसम में अपने किसान भैया रहे कौन कौन सी दलहनी और तिलहनी फसलें ले सकते हैं और अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे बुंदेलखंड में प्राय देखने में आया है, क्योंकि हमारी खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन है जी। सोयाबीन के बाद सितंबर में सोयाबीन कट जाती है। किसान जल्दी जो है हमारी, क्योंकि दूसरी रबी की मुख्य फसल मसूर है, तो मसूर की बोनी कर देता है, जो कि फरवरी प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह तक कट जाती है जी। इसके बाद किसान के पास 3 महीने 3.5 महीने का समय रहता है, जिसका समुचित उपयोग करके किसान जायद की फसलों को ले सकते हैं। प्रमुख रूप से जायद की फसलों की बात करें तो विगत 5-6 सालों से सोयाबीन की खेती जायद में करने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि किसान बहुत बेहतर तरीके से सोयाबीन की में बीज उत्पादन के कार्यक्रम भी ले रहे हैं, सोयाबीन की खेती भी कर रहे हैं, मूंग उड़द की खेती बहुत अच्छे से हो रही है और साथ ही साथ गर्मी में तिल की फसल ली जा सकती है। इसका फायदा मुख्य रूप से यह देखने में आया है, खरीफ की तुलना में जायद में किसानों की लागत बहुत कम हो जाती है जी। खासकर फफूंदनाशक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक के क्षेत्र में जो है लागत को कम किया जा सकता है। यही थोड़ा सा हम उसमें पोषण प्रबंधन को बढ़ा दें, यदि हमारे पास समुचित जल का उपयोग है और समुचित जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, यदि हम उनका समुचित और व्यवस्थित तरीके से उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जायद के मौसम में अतिरिक्त रूप से जो है लाभ कमाया जा सकता है इन फसलों के माध्यम से। तो पयासी जी कौन कौन सी फसलें अपने किसान भैया आ रहे हैं अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। सोयाबीन मुख्य रूप से किसान भाई बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इसको, यदि उनके पास पूरा 100 दिवस रहते हैं तो। यह इस बात पे निर्भर करता है, पूर्व की फसल है, रबी की फसल है, उसकी कटाई कब हुई। 15 तक मसूर या कोई अन्य फसल जो है कट जाती है तो किसान भाई के पास 100 दिन का समय बचता है और 100 दिन में सोयाबीन विधिवत तरीके से आ जाती है जी। यदि उसके पास जो है 80 दिन का समय बचता है तो किसान जो है मूंग, उड़द और तिल की फसल ले सकते हैं। इनसे भी अतिरिक्त रूप से लाभ लिया जा सकता है। तो पयासी जी बीजोपचार को भी बहुत महत्व है। बोनी के पहले बीजों को उपचार कैसे करें किसान भैया रहे, ये बारे में भी जानकारी देवें। बीज उपचार के लिए जैसा कि हमें FIR सिस्टम का पालन करना होता है जी, जिसमें F से तात्पर्य फफूंदनाशक है, I से तात्पर्य कीटनाशक है और R से तात्पर्य जो है राइजोबियम PSB कल्चर या एजिटोबैक्टर का उपयोग करना। दलहनी फसलों में राइजोबियम का और सोयाबीन का राइजोबियम अलग होता है, तो दलहनी सभी फसलों में राइजोबियम का उपयोग करते हैं, जबकि तिलहन फसलें तिली की बात करते हैं तो तिल में एजिटोबैक्टर का उपयोग किया जाएगा जी। और बोनी के समय की अपन बात करें तो अंतिम तिथि कब तक इन फसलों की बुआई किसान भैया करो चाहिए या ये तारीख के बाद किसान भैया बोनी ना करें। जैसे सोयाबीन का है तो सोयाबीन निश्चित रूप से 20 फरवरी तक बोल देना उचित है। जैसे अगिया दिहम प्रजातियों की बात करें तो कम दिवस की जो प्रजातियां हैं, जैसे JS 9560 है, JS 2034 है, ये प्रजातियां जो है 85-90 दिन की है, क्योंकि कुछ दिन बढ़ते भी हैं समर में बार बार, क्योंकि पानी देना पड़ता है तो वानस्पतिक वृद्धि होती है जी। तो इससे हमारे पास 90 दिन का समय शेष होना चाहिए, तो ये दोनों प्रजातियों को अपन उपयोग कर सकते हैं सोयाबीन में। यदि हमारे पास दिवस कम बचते हैं, 20 फरवरी के बाद यदि हम मार्च में बोनी अपनी शुरू करते हैं तो उड़द की फसल ली जा सकती है। उड़द के लिए जो है प्रजातियों की अगर हम बात करते हैं तो IPU 2-43,
बहुत ही जो है प्रभावी प्रजाति है और बड़े पैमाने पे इसका रकबा है जी। इसका दाना बड़ा होता है, दाना बड़ा होने के कारण इसकी मांग बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो है IPU 13-5 और IPU 17-1 ये 2 प्रमुख प्रजाति अब हाल ही में विमोचित हुई है। इनका भी बहुत अच्छा उत्पादन किसान के भाइयों के खेतों में और हमारे बीज उत्पादन कार्यक्रमों में प्राप्त किया गया है कि TJU 339 नंबर और TJU 130 ये 2 अन्य प्रजातियां अभी हाल ही में विमोचित की गई हैं। इनका भी जो है प्रजनक बीज तैयार हो रहा है हमारे प्रक्षेत्र में। तो साथ ही कोटा उड़द 5 ये भी जो है उड़द की अच्छी प्रजाति है, जिसका उपयोग किसान भाई जिसका बीज प्राप्त करके लाभ ले सकते हैं जी। तिल की उन्नत प्रजातियों की बात करें तो अपने क्षेत्र में कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं जो किसान भैया हैं जायद के मौसम में ले सकते हैं? तिल की खेती हमारे जो है टीकमगढ़, सागर, छतरपुर यहाँ व्यापक पैमाने पे यहाँ पे होती है जी। टीकमगढ़ में तिल का भारत सरकार का अनुसंधान केंद्र है, टीकमगढ़ कृषि महाविद्यालय में, तो वहां से इसके बीज की प्राप्ति की जा सकती है। यदि उन्नत प्रजातियों की बात करें तो अभी हाल ही में जो है रामा उन्नत के नाम से एक प्रजाति विकसित की गई है जो जबलपुर की है। इसके अलावा गुजरात 5, गुजरात 6, TKG 306 और TKG 308 ये सभी प्रजातियां 100 दिवस की हैं। 100 दिवस से कम समय लगता है और 100 दिवस से कम समय में ये प्रजातियां जो है अपनी परिपक्वता को पूर्ण कर लेती हैं जी। प्यासी जी जाओ और बताएं कोनो भी फसल हो वो में पोषक तत्व प्रबंधन को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इन फसलों में खासतौर से जायद की मूंग, उड़द, सोयाबीन और तिल में पोषक तत्व प्रबंधन किसान भैयारों को कौन तरह से करो चाहिए कि फसलें अच्छी हों? बीज उपचार से जो है शुरुआत में पौधों जो है अच्छी वृद्धि देखने को मिलती है। यदि हम कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या किसी भी कैप्टान या टेबुकोनाजाल मतलब फफूंदनाशक के साथ में जो है कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से हमारा बीज उपचार शुरुआती जो है 15 से 20 दिन की फसल के लिए बढ़िया जो है ग्रोथ देता है। साथ ही साथ यदि हम पोषण प्रबंधन की बात करें तो जो हमारी बेसल डोज है, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं होती है। जो है मसूर या चने के बाद में फिर दलहनी फसल को ले रहे हैं तो हमारा जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पर्याप्त होता है। इसको भी चाहें तो 2 स्प्लिट डोजेस में कर सकते हैं, 10 किलो अभी डालें और 10 किलो बाद में जो है दूसरे माध्यम से पानी देने के बाद डाल सकते हैं। तो 20-60-40 का इस रेशियो में जो है हम खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर से। जहां तक फास्फोरस की बात है, फास्फोरस पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है और पोटास पौधों की वृद्धि के बाद उसके फलियों के विकास में, उसके दानों के विकास में, साथ ही साथ अनफेवरेबल कंडीशन में जो वातावरण में प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं जैसे तापमान का बढ़ना या पानी की कमी हो जाना, उन परिस्थितियों में पोटास जो है पौधे को प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। तो NPK ये आवश्यक है जो बीसल डोज में देनी है। इसके अलावा जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो NPK से जो पत्तियों में पड़ी छिड़काव के माध्यम से दिया जाता है वह 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा सकता है। यदि किसान भाई चाहें तो इसके साथ में कोई भी फफूंदनाशक जो सस्ता हो और अच्छा काम करे, कैप्टान और टेबुकोनाजाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपोकोनाजाल भी, हेक्साकोनाजाल भी, इस तरीके से बहुत सारे जो है उपलब्ध है बाजार में, इनको उपयोग कर सकते हैं। इवन चारों ही फसलों में जो है कीट की एक बड़ी समस्या होती है, तो इसके लिए जब बीज उपचार करें तो थायोमिथाक्साम से बीज उपचार करना आवश्यक है और इसके बाद जो है इसमें थायोमिथाक्साम या इमिडाक्लोपिड या इमामेक्टिन बेंजोट का कीड़ों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाना बेहतर परिणाम देगा। प्यासी जी कोनो भी फसल हो उनमें सिंचाई की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इन जायद के मौसम में लेवे वाली फसलों के लाने जल प्रबंधन किसान भैया कैसे करें जिसमें फसल पे प्रतिकूल असर न पड़े? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने पूछी है। हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है हम उसका समुचित उपयोग कैसे कर सकें, तो सबसे बेहतर होगा कि जो हम बुवाई करें
उस बोनी में जल धारण क्षमता कैसे विकसित करें, तो रिस फरो के माध्यम से यदि करते हैं या छोटी सस्या के माध्यम से छोटी ही उठी हुई अगर हम बेड जैसा बना लेते हैं तो बहुत आसान होता है। जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा समय तक, 1 सप्ताह तक रुका रहता है क्यारियों के माध्यम से बोनी करने में। मेड़ और नाली पद्धति के माध्यम से बोनी करें। और इसके बाद जैसा कि देखने में आया है और सोयाबीन और अन्य फसलों का अनुभव कहता है कि सोयाबीन को पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। हमें हर 15 दिन में पानी देने की आवश्यकता है। तो यदि हमारी फसल 90 दिन की है तो 6-7 सिंचाई हमें आवश्यकता है। हमारे पास जब इतने पानी की व्यवस्था हो तभी हम सोयाबीन जैसी फसल को लें। यदि कम पानी उपलब्ध है हमारे पास तो हम मूंग पे जा सकते। मूंग जो है 3 पानी में, 4 पानी में, क्योंकि 60 दिन की फसल है, जो है हर 15-15 दिन के अंतराल में हम मूंग की फसल को ले सकते हैं। इसकी उन्नत प्रजातियों की यदि बात करें तो विराट, शिखा, सम्राट, पीडीएम 139 जिसकी बहुत ज्यादा मांग हमारे मध्य प्रदेश में होती है, इसका बीज आसानी से विभिन्न सहकारी संस्थाओं में, बीज निगम में, विश्वविद्यालय स्तर पे, हमारे जो केवीके के माध्यम से विभिन्न जो है सीड हब हैं वहां पे उपलब्ध है। सब जगह से किसान भाई इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि उनके पास 60 दिन की पानी की व्यवस्था ही है तो निश्चित रूप से उन्हें अन्य फसलों की जगह पे मूंग पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पयासी जी, सभी फसलों में कीट रोग भी लगत हैं, तो जायद के मौसम में लेवे वाली इन फसलों के लाने जैसे मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, तिल है, इनमें भी रोग दोग लगत हुई है। तो इनको नियंत्रण, इनको उपचार किसान भैया रहे कैसे का करें, ये बारे में भी बताएं। जहाँ तक कीट की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है इसमें सफेद मक्खी की बड़ी समस्या पाई जाती है। बीज उपचार में ही थायोमिथाक्साम या जो है इमिडाक्लोपिड का उपयोग कर रखा है। तो शुरुआती स्टेज में 20 दिन 25 दिन तक हमें जो है कोई समस्या नहीं होती। और जो येलो मोज़ेक वायरस है, जो हमारा जो पत्तियों में जो पीलापन की जो समस्या आ जाती है, वह पीला मोज़ेक जो रोग हो जाता है वह सफेद मक्खी के द्वारा ट्रांसमिट होता है, एक पौधे से दूसरी पौधे में विस्तारित होता है। तो हमें इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम पीले रंग का चिपचिपा प्रपंच भी लगा सकते हैं। और इसके प्रबंधन हेतु जो है पीला मोज़ेक वाली जो प्रतिरोधी प्रजातियां हैं उनका उपयोग करें, या कि थायोमिथाक्साम 30 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से जो है बीज उपचार के समय हमने इस्तेमाल किया। इमिडाक्लोपिड 48 FS जो है 1.25 मिलीलीटर की दर से बीज उपचार में, यदि थायोमिथाक्साम की उपलब्धता नहीं होती तो किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। पर्णीय छिड़काव की अगर बात आती है, जब फसल जो है 40 से 50 दिन की हो जाती है, 50 से 60 दिन की हो जाती है, तब हमें जो है थायोमिथाक्साम 25 WDG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या इमिडाक्लोपिड जो है 17.8 SL 600 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 35 दिन के पश्चात कम से कम 2 बार हमें जो है इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। तना मक्खी भी की समस्या कम होती है, खरीफ की तुलना में कम होती है, लेकिन यदि समस्या है तो थायोमिथाक्साम से वो कंट्रोल हो जाती है। पयासी जी, अंत में बात आती है फसलों की पैदावार की, फसलों की उपज की। तो जायद के मौसम में मूंग, उड़द, सोयाबीन और तिल की प्रति एकड़ के हिसाब से या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितनी उपज किसान भैया प्राप्त कर सकते हैं? पिछले 5-7 सालों से हम लोग जो है अपने क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में इन सभी फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं जायद के मौसम में। और स्पेशली सोयाबीन में हम देखते हैं कि हमारी लागत जो है लगभग हम कुछ भी नहीं देते हैं। जो बेसल खाद है उसको दे दिया, इसके अलावा एक कीटनाशक इमामेक्टिन बेंजोएट दे दें, चाहे इमिडाक्लोपिड दे दें, उसका केवल उपयोग कर पाते हैं जी। तो इसके बावजूद भी हमें 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ सोयाबीन हम आसानी से काट लेते हैं जी। अच्छी परिस्थितियां थी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं गई। 7 कुंटल प्रति एकड़ की मूंग, उड़द, सोयाबीन
जो है आसानी से काटी जा सकती है। जहां तक बात हम तिल की करते हैं, यदि एकड़ की बात करें तो 2 से 3 कुंटल 4 कुंटल तक तिल बहुत आसानी से, यदि हमने बहुत अच्छा शस्य प्रबंधन किया है, तो प्राप्त की जा सकती है प्रति एकड़ में। डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी, वैज्ञानिक, तिलहन क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान भैयारों के लाने जायद में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के विकल्प और शस्य प्रबंधन के बारे में इतनी उपयोगी जानकारी दी। निश्चित तौर पे हमारे किसान भैया को फायदा ले हैं। इतनी उपयोगी जानकारी देवे के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।